हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के प्रश्न करने वाले हैं। तो आप सभी को बता दूं, ये वीडियो जो है बिहार के, अगर आप वन निषेध एग्जाम या बिहार पुलिस जो आने वाला है, उसके बाद बिहार के कोई भी डिफेंस एग्जाम हो गया, उसके बाद बिहार एसएससी, इन सारे एग्जामों के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखें। और ये वीडियो जो है कि हर शाम 7 बजे आती है, ठीक ना? तो इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियो आ गई है, तो उन सभी को आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, सबको देखिए और अपना जीके जीएस स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक ना? क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न रहते हैं, जो प्रीवियस ईयर भी प्रश्न रहते हैं, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन हम रखते हैं। और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो कि उस जिस भी टॉपिक का प्रश्न रहता है, उस टॉपिक के सारे फैक्ट्स को आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, तब पता चल जाएगा कि आप लोग के लिए ये वीडियो कितनी अच्छी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। नूनमती तेल, नूनमती तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? बताना है, नूनमती तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? तो देखिए, जो नूनमती तेल शोधक कारखाना है ये असम में स्थित है, ठीक ना? असम में स्थित है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, और भी जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उनको भी हम इस वीडियो में रखे हैं। जैसे देखिए, नूनमती तेल शोधक कारखाना जो है असम के गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ पर है? तो असम के गुवाहाटी में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तहत काम करती है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तहत काम करती है। अब देखिए, डिगबोई, डिगबोई तेल शोधक कारखाना जो है, ये भारत और पूरे एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है। ध्यान रखिएगा, भारत और पूरे एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन है? तो डिगबोई है। और यह भी असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है, तिनसुकिया जिले में, और इसकी स्थापना 1901 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। जामनगर, जामनगर यह भारत की और विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, और यह गुजरात में स्थित है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज निजी क्षेत्र के स्वामित्व, यानी कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उनके स्वामित्व में यह है जामनगर तेल शोधक कारखाना। तो ध्यान रखिएगा, यह विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, भारत और विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी। उसके बाद देखिए, बरौनी, जो कि बिहार एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह बिहार में स्थित है, और इसकी स्थापना जो हुई थी सोवियत संघ के सहयोग से, और रोमानिया के सहयोग से, सोवियत संघ और रोमानिया के सहयोग से हुई थी इसकी स्थापना, बरौनी वाला, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी गुवाहाटी, नूनमती और असम। देखिए, जो प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी है ये कौन है? तो गुवाहाटी के, नूनमती और असम के, अच्छा हो सॉरी, यहाँ पर क्या है कि बोल रहा है कि प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी जो है ये नूनमती है, गुवाहाटी की, असम में, और इसका स्थापना जो हुआ था 1962 में हुआ था, जैसा कि हम लोगों ने देखा ही। सबसे अधिक रिफाइनरियों वाला राज्य जो है गुजरात है, जिसमें कि सबसे अधिक तेल शोधन क्षमता है, ठीक ना? सबसे अधिक रिफाइनरी वाला राज्य, ध्यान रखिएगा, गुजरात है। सबसे अधिक रिफाइनरी वाला राज्य गुजरात है। तो ये सारी रिफाइनरी कारखाने से संबंधित है, तेल शोधक कारखाना से। ध्यान रखिएगा इन सभी को, ये इतने से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य, काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सिक्किम में है, लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में। तो देखिए, काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये लद्दाख में स्थित है, ठीक ना? लद्दाख में स्थित है, काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य लद्दाख में स्थित है। तो आइए और भी जानकारी ले लेते हैं यहाँ से। अब देखिए, जैसे कि अब राज्य वाइज जो है कि वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे। जैसे कि असम में, देखिए असम में जो है पोवितोरा, गर्म पानी, लावो खोवा, ये सभी असम के वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक ना? बस असम के वन्य जीव, जिसमें कि पोवितोरा जो है, पोवितोरा में एक सिंग वाले गैंडों का उच्च घनत्व, यानी कि सबसे ज्यादा जो गैंडा है ये पोवितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं।
असम के, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में देखिए कौन कौन है, सत्यमंगलम, मुदुमलाई और वेदांतगल। सत्यमंगलम, मुदुमलाई और वेदांतगल। तो ये तीनों जो है कि इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु वाला आप लोग ध्यान रखिएगा। जो कि सत्यमंगलम एक महत्वपूर्ण टाइगर कॉरिडोर भी है। सत्यमंगलम जो है ये टाइगर रिजर्व है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार का देखिए, बिहार का कैमूर है, वाल्मीकि है और गौतम बुद्ध, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है बिहार का, आप लोग ध्यान रखिएगा। कैमूर, वाल्मीकि और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखिए कैमूर जो है ये बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, कैमूर बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। उसके बाद देखिए झारखंड, झारखंड में पलामू, दालमा और हजारीबाग। झारखंड के जो वन जीव अभ्यारण्य है ये पलामू है, दालमा है, हजारीबाग है। पलामू जो है हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है, पलामू हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा, दुधवा और हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश में जो वन जीव अभ्यारण्य है, चंद्रप्रभा है, दुधवा है, हस्तिनापुर है। चंद्रप्रभा वाराणसी के पास स्थित ऐतिहासिक अभ्यारण्य है। चंद्रप्रभा कहाँ पर है, तो वाराणसी में है, ठीक है, ध्यान रखना चंद्रप्रभा। अब देखिए लद्दाख वाला, ये काफी बार प्रश्न में क्वेश्चन क्या बोलते हैं एग्जाम में पूछा गया है। लद्दाख में जो है कि काराकोरम है और दुर्लभ तिब्बती मिर्गा, तिब्बती मृग, ठीक ना, तिब्बती मृग का आवास इसको माना जाता है लद्दाख को। अब देखिए सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टोटल 96 है, ध्यान रखिएगा। टोटल 96 है। और राज्यों में ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, ठीक ना, महाराष्ट्र में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है और अंडमान निकोबार में सबसे अधिक है। सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य जो है अंडमान और निकोबार का साउथ बटन आइसलैंड सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार का जो साउथ बटन आइलैंड है ये सबसे छोटा इसको वन्य जीव अभ्यारण्य माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति का नेतृत्व किसने किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो कांग्रेस द्वारा समिति का गठन किया गया था उसका नेतृत्व किसने किया था, ये बताना है। मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या फिर चित्तरंजन दास। तो देखिए जो कांग्रेस द्वारा समिति का गठन किया गया था उसके जो क्या बोलते हैं कि नेतृत्व करता थे, उनका नाम है मदन मोहन मालवीय, ठीक ना, मदन मोहन मालवीय थे। अब देखिए हंटर एव जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसके लिए दो अलग अलग समितियां बनी थी, ध्यान रखिएगा। दो अलग अलग समितियां बनी थी। पहला है हंटर एव, ठीक ना, पहला हंटर एव, यह यह ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित आधिकारिक समिति थी। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित आधिकारिक समिति थी। उसके बाद तहकीक कमेटी, तहकीकात कमेटी जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित गैर सरकारी समिति थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए दो समिति का गठन किया गया था, एक हंटर आयोग और एक तहकीकात कमेटी, ध्यान रखिएगा। हंटर आयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा और तहकीकात कमेटी कांग्रेस द्वारा गठित किया गया था। अब देखिए कांग्रेस की समिति के बारे में मुख्य तथ्य। अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, ध्यान रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय, काफी इंपॉर्टेंट, इसको भूलना नहीं है। और अन्य सदस्य महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और अब्बास तैयबजी। तो देखिए कभी कभी अन्य सदस्य भी पूछ लेता है, तो महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और अब्बास तैयबजी इसके अन्य सदस्य थे। रिपोर्ट, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में डायर के कृत्य की कड़ी निंदा की और उसे अमानवीय बताया था। तो इस समिति के रिपोर्ट ने डायर जिसने गोली चलवाया था उसको कड़ी निंदा की थी इस समिति ने, ठीक ना, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है? सुनील छेत्री, मेजर ध्यानचंद, मिल्खा सिंह या बलवीर सिंह। तो देखिए गोल जो है कि गोल किस में होता है? फुटबॉल में होता है। तो बताइए इसमें से जो फेमस फुटबॉलर हैं कौन है जिनके नाम पर की अवार्ड भी दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा मेजर ध्यानचंद, ठीक ना। गोल जो आत्मकथा है ये मेजर ध्यानचंद की है।
अब देखिए कुछ और खिलाड़ियों की हम लोग आत्मकथा देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए सचिन तेंदुलकर का जो है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की है, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। कपिल देव की स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सुनील गावस्कर की सन्नी डेज, सन्नी डेज, सुनील गावस्कर की सन्नी डेज है, सुनील गावस्कर की सन्नी डेज। सौरभ गांगुली की ये सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ गांगुली की क्या है तो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ गांगुली की ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह का क्या है तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। उसके बाद बीबीएस लक्ष्मण, बीबीएस लक्ष्मण की 281 एंड बायोंड, 281 एंड बायोंड, ये बीबीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। रवि शास्त्री की स्टार स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, स्टार गेजिंग प्लेयर्स द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये रवि शास्त्री का है। सुरेश रैना, सुरेश रैना का बिलीव, सुरेश रैना का बिलीव, सुरेश रैना का बिलीव। मिताली राज का अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, ये मिताली राज की है, ध्यान रखिएगा। और देखिए विदेशी क्रिकेटरों की आत्मकथाएं, विदेशी क्रिकेटरों की आत्मकथाएं। शेन वार्न, शेन वार्न के है नो स्पिन, शेन वार्न के है नो स्पिन। एडम गिल क्रिस्ट, एडम गिल क्रिस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ट्रस सॉरी ट्रू कलर्स, ट्रू कलर्स, एडम ग्रिस्ट गिल क्रिस्ट की ट्रू कलर्स। क्रिस गेल की, क्रिस गेल की आप लोग ध्यान रखिएगा सिक्स मशीन, क्रिस गेल की है सिक्स मशीन। एबी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स दी ऑटोबायोग्राफी, एबी डिविलियर्स के दी ऑटोबायोग्राफी। शोएब अख्तर, शोएब अख्तर के कंट्रोवर्शियल ईयर्स, कंट्रोवर्शियल ईयर्स, कंट्रोवर्शियल ईयर्स। रिकी पोंटिंग, रिकी पोंटिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनका है द एट द क्लोज द प्ले, क्लोज ऑफ प्ले, एट द क्लोज ऑफ प्ले। ब्रेन लारा, ब्रेन लारा जो वेस्ट इंडीज के हैं। बैटिंग द फील्ड, बैटिंग बीटिंग द फील्ड, बीटिंग बीटिंग द फील्ड। ब्रेन लारा का क्या है तो बीटिंग द फील्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किसके शासनकाल के दौरान रामायण और महाभारत की फारसी में अनुवाद किया गया था? किसके शासनकाल के दौरान रामायण और महाभारत की फारसी में अनुवाद किया गया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो ध्यान रखिएगा जो रामायण और महाभारत का अनुवाद किया गया था ये अकबर के काल में किया गया था, ठीक ना। अकबर के काल में महाभारत और रामायण का अनुवाद किया गया था फारसी में, ठीक ना, फारसी में। अब देखिए रामायण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रामायण, रामायण के रचयिता ध्यान रखिएगा इसको संस्कृत में रचित किया गया था जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा, ठीक ना, महर्षि वाल्मीकि इसके रचयिता थे, रामायण के महर्षि वाल्मीकि। इसमें कांड देखिए कुल 7 कांड है, ठीक ना, रामायण में कुल 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो ध्यान रखिएगा रामायण में कुल 7 कांड है, ठीक ना, 7 कांड। रामचरितमानस, इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में की थी। देखिए अवधी भाषा में रामायण को रामचरितमानस कहा जाता है, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में की थी, 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में, ध्यान रखिएगा। तमिल रामायण, तमिल रामायण इसे रामावतारम कहा जाता है, तमिल रामायण को क्या कहा जाता है? रामावतारम, जिसकी रचना कंबन ने की थी। जिसकी रचना कौन की थी? कंबन ने। काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तमिल नारायण के रचयिता कौन है रामायण के? तो कंबन है। फारसी अनुवाद, अकबर के काल में बदायूं ने इसके फारसी में अनुवाद किया था, ध्यान रखिएगा। तो ये भी पूछता है किसने किया था, तो बदायूनी। रामायण के फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। अब देखिए महाभारत, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। महर्षि वेद व्यास को महाभारत के रचयिता माना जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक ना। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें कि 1 लाख से अधिक श्लोक है, 1 लाख से अधिक इसमें श्लोक है। पुराना नाम महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था, ध्यान रखिएगा। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। पर्व, महाभारत में 18 पर्वों में, महाभारत जो है 18 पर्वों में विभाजित है और शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। महाभारत में पर्वों की संख्या कितना है?
तो 18 पर्वों में यह विभाजित है। और जो शांति पर्व है ये सबसे बड़ा पर्व है, शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। श्रीमद् भागवत गीता यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। श्रीमद् भागवत गीता जो है तो यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है श्रीमद् भागवत गीता। उसके बाद देखिए फारसी अनुवाद, इसे रजनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था, ठीक ना, इसे रजनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार रामायण एक संस्करण दशरथ जातक के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार रामायण का एक संस्करण जो है दशरथ जातक के नाम से जाना जाता है, दशरथ जातक, ध्यान रखिएगा ये भी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई या फिर बहादुर शाह जफर। तो कानपुर से आप सभी को पता होगा, कानपुर से जो किया था नाना साहेब ने किया था, ठीक ना। कानपुर से 1857 की क्रांति का विद्रोह नाना साहेब ने किया था, ठीक ना। तो आइए 1857 की क्रांति से रिलेटेड हम लोग जानते हैं सभी चीजें। तो देखिए दिल्ली से जो नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, ठीक ना, दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने। और जो क्या बोलते हैं सैन्य के नेतृत्व कर रहे थे बख्त खान, सैन्य के नेतृत्व बख्त खान। कानपुर नाना साहेब और तात्या टोपे, कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे, कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से कुंवर सिंह, बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह। इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली। बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खान। अब देखिए पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण क्या माना जाता है। तो देखिए एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर के चर्बी होने की खबर, यानी कि तत्कालीन कारण ये माना जाता है कि जो एनफील्ड राइफल था उसमें उसके कारतूसों में गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग होता था, जो कि ये हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता था। तो ये चीज जब सैनिकों में ये खबर फैल गई तो वहीं से ये क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अब देखिए आधिकारिक शुरुआत 10 मई 1857 के मेरठ से हुई थी, ठीक ना। आधिकारिक शुरुआत कहां से हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, ठीक ना। पहला बलिदान, ध्यान रखिए पहला बलिदान मंगल पांडे ने, जो कि 34वीं नेटिव इंफेंट्री बैरकपुर, ये 34वीं नेटिव इंफेंट्री बैरकपुर के सिपाही थे, ने 29 मार्च 1857 के विद्रोह किया था। सबसे पहली बार जो इस क्रांति 1857 के क्रांति का विद्रोह शुरुआत किया था ये मंगल पांडे ने ही किया था 29 मार्च 1857 को, ठीक ना। कहां से? तो 34वें नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर से। उसके बाद देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री, क्रांति के समय ब्रिटेन के पीएम पामस्टन थे। पूछला है क्वेश्चन कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो पामस्टन था। क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, जो कैनिंग था ये भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक ना। कैनिंग जो था ये भारत के गवर्नर जनरल था उस समय 1857 के क्रांति के समय। इस क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी माना जाता है। सॉरी, इस क्रांति का जो प्रतीक था कमल और रोटी था, इस क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी था, ध्यान रखिएगा। तो प्रतीक पूछेगा तो कमल और रोटी। अब देखिए बीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, बीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। डिसरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, यह एक ब्रिटिश नेता था डिसरायली, जो कि इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि कौन क्या कहा था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा मुख्य रूप से किसके द्वारा की जाती है? संसद के सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा मुख्य रूप से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर गृह मंत्री। तो देखिए संसद में सदन के सरकार की नीतियों की घोषणा मुख्य रूप से प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ठीक ना, प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अब आइए इसके बारे में अच्छे से हम लोग जानते हैं। तो देखिए भारत का प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, आप सभी को पता ही होगा, और सदन के
पटल पर सरकार की नीतियों की आधिकारिक घोषणा के लिए जिम्मेवार होता है। ध्यान रखिएगा, ये नीतियों की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यानी कि अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख जो होगा प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करेंगे। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78, यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह संघ के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को सूचना राष्ट्रपति को दे। यानी कि राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य है? ये राष्ट्रपति का कर्तव्य जो है अनुच्छेद 78 में, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति हम बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है ये अनुच्छेद 78 में है। और उनका क्या कर्तव्य है? तो संघ के प्रशासन एवं विधान, संघ के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों का से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को क्या करना? तो राष्ट्रपति को सूचना देना, ठीक ना। सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देना, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। न्यूनतम आयु, यदि वह लोकसभा के सदस्य है तो 25 वर्ष और यदि वह राज्यसभा के सदस्य है तो 30 वर्ष। देखिए प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा के सदस्य है तो 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य है तो 30 वर्ष। प्रमुख संस्थाओं के अध्यक्ष, तो देखिए प्रधानमंत्री जो होते हैं ये नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्य परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इससे बनता है। वास्तविक प्रमुख, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र प्रमुख होता है, आप सभी को पता ही होगा। जो केंद्र के प्रमुख होता है वो वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, लेकिन नाम मात्र प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, ठीक ना। नाम मात्र प्रमुख राष्ट्रपति को माना जाता है लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बांध बना है? कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बांध बना है? तो आप सभी को पता होगा नागार्जुन सागर बांध, ठीक ना। कृष्णा नदी पर नागार्जुन, अलमाटी, ये सभी बांध कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी पर है। अब देखिए कृष्णा नदी पर देखिए, हाँ यहाँ पर बांध दिया भी है कृष्णा नदी का। तो कृष्णा नदी के बांध नागार्जुन जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अलमाटी कर्नाटक में है, अलमाटी कर्नाटक, और श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। तो इसका याद करने का जो आसान ट्रिक है जो सबको पता होगा, नागार्जुन नाग से होगा जाएगा शेषनाग, तो शेषनाग पे कौन बैठा रहता है? तो भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु किसके रूप? भगवान विष्णु के रूप कौन है? तो कृष्णा। तो कृष्णा नदी का हो जाएगा नागार्जुन। उसके बाद अलमाटी, माटी कौन खाता है? तो कृष्ण भगवान खाते हैं, आप लोग कृष्ण लीला में देखे होंगे। श्रीशैलम, तो कृष्ण को क्या कहते हैं हम लोग? श्री कृष्ण। तो इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए और भारत के प्रमुख बांध हम लोग देख लेते हैं। भारत के प्रमुख बांध देखिए, टिहरी बांध जो है यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध कहाँ पर है? तो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद हीराकुंड बांध, यह भारत का सबसे लंबा बांध है और विश्व का भी। हीराकुंड बांध विश्व का भी सबसे बड़ा है और भारत का भी, और यह उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध यह सतलज नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब पर में स्थित है। लेकिन यह सतलज नदी पर स्थित है हिमाचल और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। और यह भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। और इसकी जलाशय झील को गोविंद सागर कहा जाता है। इसकी जलाशय झील को क्या कहा जाता है? तो गोविंद सागर झील भी कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध कहां पर है? तो नर्मदा नदी पर गुजरात में। इडुक्की बांध, इडुक्की बांध ये पेरियार नदी केरल में है, ठीक ना। पेरियार नदी पर केरल में है इडुक्की, पेरियार नदी पर केरल में। और यह एक आर्क बांध है, यह एक क्या है? तो आर्क बांध है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेट्यूर बांध,
मेटूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। बगलिहार या दुलहस्ती बांध, बगलिहार या दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर जम्मू और कश्मीर में है। जम्मू और कश्मीर में है। दुलहस्ती या बगलिहार बांध ये कहां पर है? चिनाब नदी पर, जम्मू और कश्मीर में। रणजीत सागर या थीन बांध, इसे थीन बांध भी कहा जाता है। रणजीत सागर या थीन बांध ये रावी नदी पर पंजाब में है। रावी नदी पर पंजाब में है। फरक्का बैराज, फरक्का बैराज जो है ये गंगा नदी पर है। फरक्का बैराज गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बैराज गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बैराज गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामेट चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? कामेट चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? गढ़वाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय? देखिए कामेट चोटी जो है ये गढ़वाल हिमालय की में स्थित है। कामेट चोटी गढ़वाल हिमालय में स्थित है। ध्यान रखिएगा कामेट चोटी गढ़वाल हिमालय में स्थित है। अब देखिए कामेट चोटी जो है यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कामेट चोटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह नंदा देवी के बाद गढ़वाल क्षेत्र की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह नंदा देवी के बाद गढ़वाल क्षेत्र की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है ये नंदा देवी की है। नंदा देवी में नंदा देवी है। अब देखिए इसकी ऊंचाई लगभग 7756 मीटर है। इसकी ऊंचाई लगभग 7756 मीटर है और यह चोटी तिब्बत की सीमा में के बहुत करीब स्थित है। यह चोटी तिब्बत की सीमा के बहुत करीब स्थित है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत के प्रमुख चोटियां केटू जिसे कि गॉडविन आश्रम भी कहा जाता है। केटू जिसे कि गॉडविन आश्रम भी कहा जाता है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि पीओके में स्थित है। ठीक ना, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में स्थित, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ये स्थित है और यह काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। केटू जो है ये काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। उसके बाद देखिए कंचनजंगा, यह हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखिए नंदा देवी, यह पूरी तरह से भारत यानी कि उत्तराखंड में स्थित सबसे ऊंची चोटी है और यह गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। देखिए नंदा देवी जो है यह भारत में पूरी तरह से स्थित, यानी कि और भी जैसे कि केटू जो गार्डवे नेशनल है ये पीओके में है, आप सभी को पता ही होगा। और कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में है और ये भी पूरी तरह से भारत में नहीं है। कंचनजंगा भी पूरी तरह से भारत में नहीं है, लेकिन जो नंदा देवी है ये पूरी तरह से भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद देखिए अनाईमुड़ी, यह दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और कहां पर है? केरल में है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में है। डोडा बेटा, यह नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर, यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी और ये राजस्थान में है। गुरु शिखर अरावली की है। उसके बाद धूपगढ़, यह सतपुड़ा श्रेणी, धूपगढ़ जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी और यह मध्य प्रदेश में है। कलसुबाई, यह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। कलसुबाई जो है यह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, कलसुबाई। तो ये सभी चोटियां आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस वर्ष ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया था? तो भारत जो है कि किस वर्ष गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया था? 1947, 1950, 1961 या फिर 1965? तो देखिए भारत जो है ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में आजाद कराया था। 1961 में। आइए इसके बारे में अच्छे से हम लोग जानते हैं। भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। इसी कारण हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। पूर्ण राज्य का दर्जा, आजादी के बाद गोवा केंद्र शासित प्रदेश बना, लेकिन 30 मई 1987 को इसे भारत का 25वां पूर्ण राज्य बनाया गया। तो गोवा पहले क्या था? तो केंद्र शासित प्रदेश बना था। उसके बाद 30 मई 1987 को इसे भारत का 25वां पूर्ण राज्य बनाया गया। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए पुर्तगालियों के आगमन और शासन, पुर्तगालियों के आगमन और शासन हम लोग देख लेते हैं।
तो सबसे पहले वास्को डी गामा। यह 1498 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था और उसका स्वागत राजा जमोरी ने किया था। ठीक ना, स्वागत कौन किया था? तो राजा जमोरी ने किया था। तो सबसे पहले भारत आने वाला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था, और यह पहला यूरोपीय भी था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम राजधानी, पुर्तगालियों ने अपना पहली फैक्ट्री और राजधानी कोचिन जो कि 1503 में बनाई थी। ठीक ना, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री और राजधानी कोचिन को बनाई थी 1503 में। प्रथम गवर्नर, पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो कि 1505 से 1509 तक था, और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति अपनाई थी। ठीक ना, ये क्वेश्चन बनता है कि वाटर पॉलिसी कौन लाया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी, ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और इसका जो शासन काल था 1505 से लेकर 1509 तक था। वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। देखिए, पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। उसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान को से गोवा जीता था। तो ध्यान रखिए, गोवा को कौन जीता था? तो बीजापुर के सुल्तान से अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही जीता था। प्रिंटिंग प्रेस, 1556 में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली ही लाए थे। ध्यान रखिए, भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? तो पुर्तगाली ने ही लाया था 1556 में। कहां पर? भारत के गोवा में। भारत में गोथिल शैली के चर्च और इमारतें पुर्तगालियों की देन है। भारत में जो गोथिल शैली के चर्च और इमारतें बनी हुई है और बनाई जाती है, ये पुर्तगालियों का ही देन है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए, पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर कौन कौन सी फसल की शुरुआत की गई थी? तो तंबाकू, लाल मिर्च, आलू, मक्का, अनानास, काजू की खेती भारत में पुर्तगालियों ने ही शुरू की थी। तो ये सभी फसलें की शुरुआत भारत में पुर्तगालियों ने ही किया था। तो ध्यान रखिएगा, तंबाकू, लाल मिर्च, आलू, मक्का, अनानास और काजू की खेती। वे भारत आने वाले पहले यूरोपीय 1498 में आए थे, और भारत से जाने वाले सबसे अंतिम भी थे। ये जो पुर्तगाली हैं, ये भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय और भारत से जाने वाले सबसे अंतिम यूरोपीय यही है, जो कि 1498 में आए थे और 1961 में गए थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक अयस्क का उदाहरण है? इसमें से कौन सा जो अयस्क है जो कि धात्विक अयस्क का उदाहरण है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, अबरक या फिर जिप्सम। तो बताइए, इसमें जो है कि धात्विक अयस्क का उदाहरण कौन है? तो धात्विक कौन है? बॉक्साइट। आपको क्या लगता है? बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। तो बॉक्साइट क्या है? यह एक मतलब कि धातु है एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट, क्योंकि यह एल्युमिनियम का अयस्क है। अब देखिए, प्रमुख धातुएं एवं उनके अयस्क हम लोग देखेंगे। प्रमुख धातुएं एवं उनके अयस्क। लोहा, लोहा के देखिए क्या क्या कौन कौन से अयस्क होते हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। लोहा के कौन कौन? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। मैग्नेटाइट सबसे उत्तम कोटि का लौह अयस्क है। मैग्नेटाइट सबसे उत्तम कोटि का लौह अयस्क है। एल्युमिनियम, बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कुरंडम। एल्युमिनियम के अयस्क कौन कौन है? तो बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कुरंडम। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालने की प्रक्रिया हॉल हेरोल्ट कहलाती है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हॉल हेरोल्ट कहलाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो एल्युमिनियम वाला आप ध्यान रखिएगा। तांबा, तांबा का देखिए यानी कि कॉपर का क्यूपराइट, कॉपर पाइराइट और मैलिकाइट। क्यूपराइट, कॉपर पाइराइट और मेलाकाइट, ये तो याद हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा मिलता जुलता है। कॉपर। अब देखिए, भारत में खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी प्रश्न कई बार बने हैं। तो खेतड़ी जो है ये राजस्थान में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, जास्ता, जिंक ब्लेड और कैलामाइन। जास्ता के अयस्क क्या क्या है? तो जिंक ब्लेड और कैलामाइन। कैलामाइन, जिंक ब्लेड और कैलामाइन। राजस्थान के जवार खाने इसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के जवार खाने हैं ये जास्ता के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा। सीसा, सीसा का जो अयस्क है गैलेना। सीसा का गैलेना काफी इंपॉर्टेंट है। सीसा का गैलेना,
सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। सीसा और जस्ता को क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज कहा जाता है। पारा यानी कि मरकरी, मरकरी का यस्क सीनेवार, मरकरी का यस्क सीनेवार, और यह कमरे के तापमान पर तरल रहने वाला एकमात्र धातु है। मरकरी जो है यह कमरे के तापमान पर तरल रहने वाला एकमात्र धातु है। उसके बाद है यूरेनियम। यूरेनियम यूरेनियम के मुख्य अयस्क पिंच ब्लेड, पिंच ब्लेड, और इसे आशा की धातु भी कहा जाता है। इसे आशा की धातु भी कहा जाता है, पिंच ब्लेड, ठीक ना, पिंच ब्लेड। थोरियम, थोरियम का मुख्य अयस्क मोनाजाइट, थोरियम का मुख्य अयस्क मोनाजाइट केरल के समुद्र तटीय बालू में भारी मात्रा में पाया जाता है। मोनाजाइट जो है ये केरल के समुद्री तटीय बालू में भारी मात्रा में पाया जाता है। क्या? मोनाजाइट, मोनाजाइट जो कि थोरियम का अयस्क है। मैग्नीज का अयस्क पायो पायरोलुसाइट, पायरोलुसाइट और साइलोमेलेन, पायरोलुसाइट और साइलोमेलेन ये मैग्नीज का प्रमुख अयस्क है। इस्पात बनाने में इसका उपयोग होता है, इस्पात बनाने में इसका उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम का डेलोमाइट और मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम का मुख्य अयस्क डोलोमाइट और मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और मैग्नेसाइट। अब देखिए अयस्क होता क्या है, तो वे खनिज जिनसे धातु को आसानी से और कम खर्च में प्राप्त किया जा सके, ठीक है। अयस्क वही होता है जिससे कि कम खर्च में और आसानी से धातु प्राप्त किया जा सके। गैंग क्या होता है, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों जैसे मिट्टी, रेत तो गैंग कहते हैं, ठीक ना। अयस्क में जिससे कि धातु के अलावा जो अशुद्धियां उसमें होती है उसे गैंग कहते हैं। सबसे अधिक उत्पादन भारत में उड़ीसा राज्य में लौह अयस्क, बॉक्साइट और मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी है। देखिए भारत के जो उड़ीसा राज्य है ये लौह अयस्क, बॉक्साइट और मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पर उत्पादन किए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, महाराष्ट्र के वैष्णव भक्ति आंदोलन यानी कि वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? महाराष्ट्र के वैष्णव भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? संत तुकाराम, चैतन्य प्रभु, कबीर दास या फिर रामानंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संत तुकाराम, ठीक ना। संत तुकाराम महाराष्ट्र के जो वैष्णव भक्ति आंदोलन था उसके प्रमुख संत थे संत तुकाराम, और यह वारकरी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक ना, वारकरी संप्रदाय। तो ये भी पूछा जाता है कि संत तुकाराम किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वारकरी। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र के प्रमुख संत और संप्रदाय। महाराष्ट्र के प्रमुख संत और संप्रदाय, संत तुकाराम ये वारकरी संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय संत थे, ठीक ना। अभी यही क्वेश्चन था, वारकरी संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय संत थे, और ये मुगल सम्राट जहांगीर और शिवाजी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो जहांगीर और शिवाजी के समकालीन थे। और इनकी कविताओं में अभंग, कविताओं को अभंग कहा जाता है। इनकी कविताओं को क्या कहा जाता है? अभंग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। संत तुकाराम के कविताओं को अभंग कहा जाता है। संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर इन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव रखी। संत ज्ञानेश्वर जो है इन्होंने क्या लिखा? तो ज्ञानेश्वरी यानी कि भागवत गीता पर, ये ज्ञानेश्वरी जो है ये भागवत गीता पर आधारित था। ज्ञानेश्वरी भागवत गीता पर आधारित था, जिसको कौन लिखा था? तो संत ज्ञानेश्वर, और इन्होंने ही महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव रखी थी। संत नामदेव, इनके कुछ पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा में भी संकलित है। तो संत नामदेव के कुछ पद जो है सिखों के जो पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है इसमें भी संकलित है। संत एकनाथ, संत एकनाथ इन्होंने भागवत पुराण पर टीका लिखी और समाज में समानता का प्रचार किया था। संत एकनाथ ने क्या किया? तो भागवत पुराण पर टीका लिखी और समाज में समानता का प्रचार किया था संत एकनाथ। समर्थ रामदास, समर्थ रामदास ये धारकरी संप्रदाय से थे और छत्रपति शिवा महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। इनकी प्रसिद्ध रचना दासबोध है, ठीक ना। समर्थ रामदास जो है ये धारकरी संप्रदाय के हैं, ठीक ना, धारकरी, धारकरी, और यह छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु भी थे, और इनकी प्रसिद्ध रचना जो है दासबोध था। तो मेन आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें संत तुकाराम वाला जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। संत तुकाराम से रिलेटेड जितने भी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद में
शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 के ए, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 30। तो देखिए शिक्षा का अधिकार जो है ये संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है, ठीक ना। अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं तो इसे जोड़ा कैसे गया था। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक ना, इसे मौलिक अधिकार बनाने के लिए, शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। यह शिक्षा के अधिकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मील पत्थर है और इसने संशोधन में 3 प्रमुख बदलाव किए। देखिए ये 3 प्रमुख बदलाव क्या क्या किए। अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकार, यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 21 का यह एक क्या है? मौलिक अधिकार है और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 45 डीपीएसपी, इसे संशोधित कर राज्य को 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रयास करने का निर्देश दिया। तो इसके तहत अनुच्छेद 45 में क्या किया गया? तो 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए भी बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रयास करने का निर्देश दिया। तो उसके बाद देखिए अनुच्छेद 51 के ए, जो कि इसको मौलिक कर्तव्य भी बनाया था और यह नागरिकों के लिए 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत माता पिता या अभिभावक का भी कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो देखिए 3 बदलाव यही हुए, यानी कि मौलिक अधिकार में भी शिक्षा के लिए बदलाव किया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और उसके बाद डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व में भी 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा का निर्देश देने का प्रयास किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 51 के यानी कि मौलिक कर्तव्य के अनुसार नागरिकों के लिए भी क्या किया गया है कि यह कर्तव्य दिया गया कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो शिक्षा है उसको अवसर प्रदान करें, यानी कि वो स्कूल भेजे, ठीक ना, ये उनका कर्तव्य है। कमिटी, अनुच्छेद 21 के ए को शामिल करने की सिफारिश तपस मजूमदार समिति 1999 द्वारा की गई थी। देखिए जो ये शिक्षा का अधिकार है, इसे मौलिक अधिकार में शामिल करने के लिए कौन सा समिति सिफारिश किया था? तो तपस मजूमदार समिति 1999 में जिसका गठन हुआ था, ठीक ना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? दुनिया का सबसे बड़ी नदी द्वीप जो माजुली है किस नदी पर स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर गोदावरी? तो देखिए जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आप सभी को पता होगा, काफी इजी सवाल है। आप देखिए माजुली, यह भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। कहां पर है ये? असम राज्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसका उल्लेख गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, ठीक ना। तो यह क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। 2016 में माजुली भारत का पहला द्वीप जिला घोषित किया गया। 2016 में इसे क्या किया गया? तो भारत का पहला द्वीप जिला घोषित किया गया, द्वीप जिला। विश्व का सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप उमानंद, यह भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है, ठीक ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, असम, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। और दुनिया का सबसे छोटा छोटा जो है कि नदी द्वीप उमानंद, ये भी असम, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। उद्गम, यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चोमयांग डुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक ना। कहां से निकलती है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ये निकलती है। अब इसके विभिन्न नाम देखिए, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में जमुना।
उसके बाद देखिए भारत में प्रवेश, यह अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत के पास एक गहरा यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है। भारत में कहां प्रवेश करती है, तो यह अरुणाचल प्रदेश के नामचा नामचा बरवा पर्वत के पास एक गहरा यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है। यानी कि ध्यान रखिएगा, नामचा बरवा पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश में है वहीं से यह भारत में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां की बात करें तो सुबनसिरी, मानस, लोहित, दिबांग, तीस्ता इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। सुबनसिरी, मानस, लोहित, दिबांग और तीस्ता इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, गंडक, कोसी, सोन या फिर घाघरा। तो ध्यान रखिएगा, दाहिनी ओर से मिलने वाली गंगा की जो सहायक नदी है ये सोन नदी है, ठीक ना, गंगा की सोन नदी है। अब देखिए गंगा नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उद्गम और संगम, उद्गम जो इसका होता है, गंगा का मुख्य उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहां इसे भागीरथी कहा जाता है। तो देखिए गंगा का जो उद्गम होता है पहले तो भागीरथी नदी के रूप में होता है, कहां से, तो गंगोत्री ग्लेशियर से। अब देखिए गंगा नाम कहां पड़ता है, जब भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलती है तब इसका नाम गंगा पड़ता है। देखिए देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये समझने की बात है कि कौन कौन नदी मिलती है, तो भागीरथी और अलकनंदा कहां पर मिलती है, तो देवप्रयाग में, और यहीं से इसका नाम क्या पड़ जाता है, तो गंगा पड़ जाता है। अब देखिए गंगा नदी मैदानी भाग में कब प्रवेश करती है, तो गंगा हरिद्वार में पहली बार पहाड़ी इलाकों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है, ठीक ना। भारत के मैदानी भाग में जो है कि हरिद्वार से ये प्रवेश करती है गंगा नदी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पंच प्रयाग, उत्तराखंड के जो पंच प्रयाग है जहां नदियों का संगम है, दोनों नदी मिलती है, उसको जो कि बार बार इससे प्रश्न बनते हैं, विष्णु प्रयाग। यहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिलती है जिसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है, ठीक ना। धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिलती है तो क्या उसे कहा जाता है, विष्णु प्रयाग। नंद प्रयाग और नंदाकिनी, सॉरी नंद प्रयाग जो है कि नंदाकिनी और अलकनंदा नदी के मिलन को कहा जाता है, ये नंद प्रयाग में मिलती है। कर्ण प्रयाग पिंडार नदी और अलकनंदा नदी जहां पर मिलती है। रुद्र प्रयाग मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जहां पर मिलती है। देव प्रयाग भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहां पर मिलती है। तो देखिए अलकनंदा नदी सभी नदियों को जोड़ते हुए आकर ये भागीरथी में मिल जाती है, जहां से कि इसका नाम गंगा पड़ जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले ये धौली गंगा को जोड़ती है, उसके बाद मंदाकिनी को जोड़ती है, उसके बाद पिंडर को जोड़ती है, उसके बाद मंदाकिनी को जोड़ती है, ठीक ना। तो ये 5 प्रयाग है, जो पंच प्रयाग, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। लास्ट में तो सब में अलकनंदा है, एक ही याद करना है शुरू वाला। अब देखिए प्रमुख सहायक नदियां, तो दाहिनी ओर से मिलने वाली जो गंगा की सहायक नदी है यमुना है, और यह सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो यमुना है, और सोन और पुनपुन है, ठीक ना। दाहिनी ओर से मिलने वाली यमुना, सोन और पुनपुन। और देखिए बाईं ओर से मिलने वाली नदियां रामगंगा, गोमती, घंगरा, गंडक, कोसी। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, और महानंदा, ठीक ना। देखिए बाईं ओर से कौन कौन मिल रही है, तो रामगंगा, गोमती, घंगरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में सिर्फ वही आपको पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। अब देखिए बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब जब ये गंगा नदी जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक ना, पद्मा नाम से। 2525 किलोमीटर, यह भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक ना। भारत में जो है कि यह सबसे लंबी नदी है, और ये इसकी लंबाई 2525 मीटर है। भारत में इसकी लंबाई 2525 मीटर। राष्ट्रीय नदी, गंगा को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो 2008 में, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। गंगा डॉल्फिन, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, जो केवल शुद्ध मीठे पानी में ही रहती है। तो गंगा डॉल्फिन को भी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। स्वतः शुद्धिकरण, गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। देखिए
आप लोगों को पता ही होगा, गंगा का पानी जो होता है घर पे कितना दिन भी रख लो वो खराब नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसमें एक बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है जो कि सभी हानिकारक बैक्टीरियो का नष्ट करता है, जिस कारण पानी खराब नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किस मुगल सम्राट ने अकबर द्वारा समाप्त किए गए तीर्थ यात्रा कर को पुनः लागू कर दिया था? बताना है कि वह कौन मुगल सम्राट था जो कि अकबर द्वारा समाप्त किए गए तीर्थ यात्रा को पुनः लागू कर दिया था। हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, अकबर जो तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया था उसे पुनः औरंगजेब ने लागू किया था। ध्यान रखिएगा, पुनः औरंगजेब ने लागू किया था। आप देखिए, अकबर ने अपनी उदार धार्मिक नीति के तहत 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। तो देखिए, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। अकबर ने क्या किया था? तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। उसके बाद औरंगजेब ने अपनी कट्टर धार्मिक नीतियों के कारण 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया और तीर्थ यात्रा कर को भी फिर से प्रभावी कर दिया। तो उसके बाद 1600 कब? तो 1679 में औरंगजेब द्वारा ये दोनों कर को फिर से लागू कर दिया जाता है, जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को। अब देखिए, औरंगजेब का मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य में पूर्णतः इस्लामी कानूनों के आधार पर चलना। औरंगजेब चाहता था कि उसके साम्राज्य जो है कि पूर्णतः इस्लामी कानूनों पर चले। औरंगजेब की उसकी धार्मिक कट्टरता के कारण जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब की उसकी वो अपने धर्म के प्रति इतना कट्टर था कि उसे जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक ना, जिंदा पीर कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। औरंगजेब के शासनकाल औरंगजेब के शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक था। ठीक है, 1658 से लेकर 1707 तक था। वह एकमात्र मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। ठीक ना, औरंगजेब वह मात्र एक मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला 1658 में और दूसरा 1659 में। पहला 1658 और दूसरा 1659 में हुआ था। अब देखिए, उसने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी 1675 में, जिसके बाद सिखों के साथ मुगलों का लंबा संघर्ष शुरू हुआ। देखिए, इसने क्या किया? तो सिखों के जो 9वें गुरु तेग बहादुर थे, इसकी हत्या कर देता है 1675 में, जिसके बाद इसका सिखों के साथ क्या होता है कि संघर्ष शुरू हो जाता है। दक्षिण विजय, उसने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो दक्षिण विजय था यानी कि 1686 में इसने बीजापुर को जीत लिया था और 1687 में गोलकुंडा को जीत लिया था, जो कि दक्षिण भारत का ये हिस्से थे। उसके बाद देखिए, मुगल मनसबदार। रोचक तथ्य यह है कि अंग्रेज औरंगजेब के शासनकाल में ही मुगल सेना में हिंदू मनसबदार यानी कि सेनापतियों की संख्या सबसे अधिक थी, लगभग 33%। तो देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में जो था कि मुगल सेना में हिंदू सेनापतियों की संख्या सबसे अधिक थी। ठीक ना, यानी कि लगभग 33% सेनापति क्या थे? तो हिंदू ही थे। ठीक ना, औरंगजेब के शासनकाल में। बीबी का मकबरा और औरंगाबाद, देखिए, इसने द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की फुहर नकल जिसे कहा जाता है, बीबी का मकबरा, उसे अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी की याद में बनवाया था। तो ये भी अपने पत्नी के लिए क्या बनवाया था? तो बीबी का मकबरा बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? तो औरंगाबाद में बनाया था। और यह इसे क्या कहा जाता है? तो ताजमहल का फुहर नकल कहा जाता है। तो भाई ये भी अब इसका भी शौक था कि मेरी बीबी के लिए ताजमहल बने, तो ये भी बनवा दिया। बताइए, मोती मस्जिद जो दिल्ली में है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने ही करवाया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मोती मस्जिद मोती मस्जिद का निर्माण जो दिल्ली के लाल किले के अंदर है, मोती मस्जिद, इसका निर्माण यही करवाया था। 1707 में अहमदनगर में उसकी मृत्यु हुई और उसे महाराष्ट्र के खुलदाबाद यानी कि दौलताबाद के पास में एक साधारण कब्र में दफनाया गया। अब देखिए, 1707 में अहमदनगर में उसकी मृत्यु हुई और उसे महाराष्ट्र के खुलदाबाद यानी कि दौलताबाद के पास एक साधारण कब्र में दफनाया गया। तो इसकी मृत्यु भी आप लोग ध्यान रखिएगा 1707 में अहमदनगर में हो जाती है। ठीक ना, और इसका जो कब्र है खुलदाबाद, महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 के पहले गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था?
1930 के पहले गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, दलित वर्ग से यानी कि दलित वर्ग के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक ना। तो 1530 में पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, उसमें कौन भाग नहीं लिया था? तो देखिए, इसमें मुस्लिम लीग की भी भाग लिया था, हिंदू महासभा भी भाग लिया था और दलित वर्ग भी भाग लिया था, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। पहले गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में पहले जान लेते हैं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक इसका आयोजन किया गया था, का बहिष्कार किया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण स्वराज की उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया था। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार क्यों किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस द्वारा मांग की गई पूर्ण स्वराज की अस्वीकार कर दिया था। जो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग किया था, ब्रिटिश सरकार ने इसका अस्वीकार कर दिया था, उसी कारण ये इस गोलमेज सम्मेलन का विरोध किया था। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस समय कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे और उसके अधिकांश शीर्ष नेता जेल में थे। तो देखिए, उस समय भी ये भी और एक और भी चीज था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था कि कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रही थी और उसी आंदोलन में काफी नेताओं को क्या कर दिया गया था? बंदी बना लिया गया था। तो ये भी कारण माना जाता है। अन्य प्रतिभागी सम्मेलन में मुस्लिम लीग के तरफ से आगा खां और जीना, हिंदू महासभा के तरफ से एम.आर. जयकर, बी.एस. मुंजे और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था। ठीक ना। तो ये सभी भाग लिए थे, ध्यान रखना। ठीक ना। एकमात्र भागीदारी, कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद भाग लिया था। तो देखिए, कांग्रेस ने एकमात्र सम्मेलन जो कि दूसरी गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया था, जो 1931 में हुआ था। ठीक ना। और इसमें कांग्रेस की तरफ से कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी कौन से एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता, तो देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ऐसे प्रमुख नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित यानी कि एसटी का प्रतिशत पूछ रहा है, कितना है? 7.2%, 8.6%, 10.4%, 16.6%। तो अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है 8.6% है। ठीक ना। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% अनुसूचित जनजाति है। ठीक ना। अब देखिए, कुल जनसंख्या में हिस्सा, भारत की कुल 121 करोड़ की आबादी में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत जो है 8.6% है। आप सभी को पता ही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी कितना थी? 121 करोड़ थी। कुल संख्या, भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या लगभग 10.42 से लेकर 10.45 करोड़ है। ठीक ना। कितना है? 10.42 से लेकर 10.45 करोड़। मध्य प्रदेश, यहाँ अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है, लगभग 1.53 करोड़। और संख्या के मामले में मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और उड़ीसा का स्थान आता है। तो देखिए, सबसे अधिक जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं? तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र और उड़ीसा में। हरियाणा और पंजाब, देखिए, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करते। तो हरियाणा और पंजाब में कोई भी जनजाति निवास नहीं करती, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वैसा ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ एक भी जनजाति निवास नहीं करते। अब देखिए, अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात, अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात जो है 990 महिला प्रति 1000 पुरुष है, यानी कि 1000 पुरुष पर कितने हैं? तो 990 महिलाएं हैं, जो राष्ट्रीय औसत 943 से बेहतर है। ठीक ना। राष्ट्रीय औसत आप सभी को पता ही होगा
भारत का जो लिंगानुपात है कितना है, 943 है, और इन लोगों का कितना है, तो 990 है, जो कि बेहतर है। अब देखिए अनुसूचित जाति यानी कि एससी, एससी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% हिस्सा अनुसूचित जाति यानी एससी का है, ठीक ना। तो एससी कितने हैं भारत में, तो कुल जनसंख्या का 16.6% है। तो उसके बाद देखिए कुल संख्या, इनकी कुल संख्या लगभग 20.14 करोड़ है। इसकी इनकी कुल संख्या कितना है, तो लगभग 20.14 करोड़ है। लिंगानुपात, अब देखिए इनका लिंगानुपात, तो एसी का लिंगानुपात 945 है प्रति 1000 पुरुष, जो कि राष्ट्रीय औसत 943 से थोड़ा बेहतर है। तो देखिए एसटी का जो है कि लिंगानुपात 990, लेकिन इनका इन लोगों का 945 है। अब देखिए सर्वाधिक एससी जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग की संख्या सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्या है कि अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। उसके बाद सर्वाधिक प्रतिशत पंजाब, राज्य की कुल आबादी का लगभग 31.9% हिस्सा एससी है, ठीक ना। पंजाब में, पंजाब के कुल आबादी का लगभग 31.9% जो लोग हैं वो एससी हैं। शून्य एससी संख्या, और देखिए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करते। देखिए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में एक भी अनुसूचित जाति के लोग निवास नहीं करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए संवैधानिक सुरक्षा, इन लोगों के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत है। तो आप सभी को पता ही होगा पहले कितने छुआछूत का भारत में प्रचलन था, उसको अनुच्छेद 17 के तहत क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 330 में क्या है, तो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 30 में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 32 में राज्य विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 332 में क्या है, तो राज्य के विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएस का गठन, ठीक ना। अनुच्छेद 38 के तहत क्या है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। तो ये सारी चीजें थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये जितना भी बताया ना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सभी इंपॉर्टेंट था, ठीक ना। तो इतने से ही इसमें प्रश्न बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और क्या है कि अब यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक ना, अब आगे नहीं है। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो जो है कि काफी सारे हैं, उनको नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देख लीजिए, ठीक। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हर शाम 7 बजे आपके साथ मैं आता हूँ, ठीक।